अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है फ़रत इश्तियाक के नावल ये ख्वाब तो एक सैराब है कि अगली किस्त। शादी के फंक्शन से आकर मामा ने पापा से उसके शौहर के बड़ी उम्र का होने के बारे में नापसंदीदगी का इजहार किया, जबकि मैं कहकशा आपी की किस्मत पर रश्क कर रही थी। कितने डिसेंट और सोबर से हैं यास भाई। सिल्वर फ्लेम के ग्लासेस में कितने खूबसूरत लग रहे थे। संजीदगी और मतानत में सबसे गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने उन्हें शादी के किसी फंक्शन में ऊट पटांग मजाक करते या बेहंगम कहके लगाते नहीं देखा था। इंटर के 2 साल मेरे लिए बहुत अहमियत के हामिल थे। मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरे कैरियर का दौरमदार इन्हीं 2 सालों पर है, इसलिए मैं खूब मेहनत से पढ़ाई कर रही थी। आगे जाकर मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ना था। ऑन भी मेरी तरह प्री इंजीनियरिंग के ग्रुप में था। उसकी पढ़ाई का क्या हाल था ये तो मैं नहीं जानती थी। हाँ, अलबत्ता उसकी पहले से भी बढ़ती हुई मकबूलियत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। उसने शौकिया मॉडलिंग शुरू कर दी थी। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने म्यूज़िक ग्रुप बना लिया था। उसके बैंड को टीवी पर परफॉर्म करने का मौका मिलने लगा था। यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ कॉलेजेस में होने वाले फंक्शन में तो उसका बैंड परफॉर्म करता ही था। मेरे स्कूल के फ्रेंड्स जो अब कॉलेज में भी मेरे साथ थी, बड़े पुरजोश अंदाज में उसका जिक्र किया करते थे। क्लास की दूसरी लड़कियों को फ़ख्रिया बताया करती थी कि ऑन हाशिम उनका क्लास फेलो रह चुका है और मेरा तो कज़न भी है। मुझे लड़कियों की इस देने से बहुत सख्त चिढ़ थी। उसकी जिन खूबियों के बिना पर लड़कियां उसे पसंद किया करती थी, उनमें से कोई एक भी मेरे नज़दीक काबिल तारीफ बात नहीं थी। गिटार लेकर बेहंगम नाच कूद इन लोगों को बड़े आला पाए की मौसीकी लगती थी। टीवी पर 2-3 एड्स करके मौसूफ खुद को कुछ सुपर मॉडल समझने लगे थे। ख़ानदान के किसी फंक्शन में भी वो और उसके गवैये दोस्त पूरी धूमधाम से शिरकत करते थे। लड़कियां इस पर और उसके छोटे छोटे दोस्तों की स्मार्टनेस पर फिदा हो जाती थीं। सेकेंड ईयर के इम्तहान सर पर थे। मौसूफ दिलो जान से अपने एल्बम की तैयारी में मसरूफ़ थे। मुझे अंदेशा था कि इंटरव्यू शायद ही कर पाएगा, मगर जब रिज़ल्ट आया तो हमेशा की तरह अच्छे नंबर लेकर पास हो गया। मुझसे तो परसेंटेज बहरहाल कम ही थी, मगर नंबर अच्छे थे। मैं उसके पास हो जाने का सुनकर चकरा कर रह गई थी। ऐसा क्या है इसके पास, जादू की छड़ी है कि वो बगैर पढ़े पास हो जाता है? मुझे लगा ज़रूर इसके पीछे भी उसके प्रोफेसर मामू की मेहरबानियाँ होंगी। यकीनन उनके बोर्ड में अच्छे ताल्लुकात होंगे और लाडले भांजे साहब मामू जान के नातों के तो फैल खूब अच्छे नंबर लेकर बड़े पापा की मुतवक्को डांट फटकार से भी बच गए थे। बड़े पापा इसकी पढ़ाई के अलावा दीगर शोबों में आला तरीन कारकर्दगी पर ख़ानदान के दीगर अफराद और सितारा आंटी को फ़ख्र महसूस करते थे बताते हुए, बल्कि हर लम्हा इकलौते बेटे के बिगड़ जाने का खदशा भी उन्हें घेरे रहता था। हालांकि अभी अंदेशे बेसूद थे। उसकी तरबियत दादी अम्मा और सितारा आंटी ने अपने हाथों में की थी। उन दोनों के बेजा लाड प्यार ने उसे बहुत खुदसर, बदतमीज़, ज़िद्दी, यहाँ तक कि अब बड़े पापा चाहते भी तो उसे किसी काम से अब नहीं रोक सकते थे। वो लाडले बेटे को बीबीए और एमबीए करवाना चाहते थे। उनका इरादा उसे आईबीए में एडमिशन दिलवाने का था, मगर आईबीए में एडमिशन लेने से उसे साफ इनकार कर दिया था और इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के डिपार्टमेंट में दाखिला ले लिया था। बड़े पापा ने ये सोच कर सब्र कर लिया था कि चलो बेटे ने किसी बुरी फील्ड का इंतखाब तो नहीं किया। इकलौते बेटे का मेरिट की बुनियाद पर इंडस वैली में दाखिला हो गया। सितारा आंटी ने खुशी में घर पर शानदार किस्म के फंक्शन का एहतमाम किया था। पढ़ाई की मसरूफियात के सबब रिश्तेदारों के यहाँ वो बहुत कम जाया करती थी और सितारा आंटी लोगों के यहाँ तो और भी कम जाया करती थी, मगर उस पापा की वजह से उसे वहाँ जाना ही पड़ा। सितारा आंटी के रवैये में कहकशा आपी की शादी के बाद से तब्दीली आना शुरू हो गई थी। अब मम्मा से बात करते हुए उनका लहजा तंजिया नहीं होता था। मुझसे, रोशना और रिच से मोहब्बत का इजहार करती थी। मम्मा का ख्याल था कि उनका सब्र रायगा नहीं गया। आखिरकार वो ससुराल में अपनी जगह बनाने और सबके दिलों में घर करने में कामयाब हो गई हैं। मैं तो कम से कम ये बात नहीं मान सकती थी कि वो बदल गई। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, बस शायद बेटी ब्याहने के बाद इन्हें थोड़ा बहुत खौफ खुदा हो गया है। उन्होंने अपने रवैये की में तब्दीली पैदा कर ली है। कहकशा आपी की सास, जो कि उनकी सगी खाला भी थी, फितरत में हूबहू अपनी बहन जैसी थी। उन्होंने कहकशा आपी को काफ़ी तंग करके रखा हुआ था। वो तो शुक्र है कि अयाज भाई बहुत अच्छे और सुलझे हुए इंसान थे। उन्हीं की वजह से उनकी ज़िंदगी खुशगवार गुजर रही थी। खुद की बेटी पर बात आई तो अल्लाह याद आने लगा। मैंने एक बार मम्मा के सामने ये बात कही तो बहुत नाराज़ हुई थी। जो लोग दूसरों की तकलीफ़ पर खुश होते हैं ना, वो कभी खुश नहीं रहते। उन्होंने काफ़ी सख्त लहजे में मुझे डांटा था। इस रोज़ फंक्शन में कहकशा आपी की पूरी ससुराल और फूफी की फैमिली के अलावा ख़ानदान के तकरीबन तमाम अफराद मौजूद थे और उनके दोस्तों की भी एक बड़ी तादाद नज़र आ रही थी। तुमने कहाँ एडमिशन लिया है? मैंने उसे रस्मी से मुबारकबाद दी तो शुक्रिया कहते हुए उसने मुझसे पूछा। उसके साथ उसामा और 2-3 कज़न्स के साथ साथ उसके 4-5 दोस्त भी खड़े थे। मैंने बीएस में एडमिशन लिया है। मेरे साथ रोशना और रिच भी खड़े थे। ओह बीएस, कहाँ से? ओह ओह बीएस,
कहाँ की ही उसे? वो थोड़ा सा हैरान हुआ था। मैंने गर्दन हिलाई तो वो हंसते हुए कहने लगा, एनईडी से एडमिशन क्यों नहीं लिया? इंजीनियर बनकर मुल्क और कौम की खिदमत करनी थी तुम्हें। मेरे इतने अच्छे नंबर थे कि मैं एनईडी में आराम से दाखिला मिल सकता था मुझे, मगर मुझे वहाँ दाखिला नहीं लेना था। मेरी अपनी चॉइस थी। यहाँ तो वैसे भी जिसे देखो डॉक्टर या इंजीनियर बनकर मुल्क की खिदमत करने का आज़म रखता है। इसका लहजा पता नहीं क्यों मुझे तंजिया सा महसूस हुआ। अल्लाह का शुक्र है मेरा जहन इतना महदूद नहीं है। मुझे पता है मेडिसिन और इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत सी अच्छी फील्ड हैं जिसमें इंसान अगर चाहे तो मुल्क और कौम की खिदमत कर सकता है। मैंने अच्छे खासे तपे हुए अंदाज में उसे जवाब दिया था। उसने मेरे अंदाज पर गौर ही नहीं किया था, मगर अपने दोस्तों को हंसते हुए बता रहा था, माइला और मेरी डेट ऑफ बर्थ एक ही है। अपनी सालगिरह का केक हम दोनों इकट्ठा काटा करते थे। उसके दोस्त इस बात पर हैरान हो रहे थे। बहुत सालों बाद ये मेरी उससे तवील तरीन गुफ्तगू थी जो बामुश्किल 4-5 मिनट जारी रही थी। डेट ऑफ बर्थ वाली बात तो उसके एक मुंह फट किस्म के दोस्त का बेसाख्ता तबसरा। ओ वैलेंटाइन डे, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मुझे अच्छा खासा गुस्सा दिला गया। 14 फरवरी मेरी तारीख पैदाइश थी। इस रोज़ से पहले मैंने ये बात कभी इतनी अहमियत देकर नहीं सोची थी कि हम दोनों की तारीख पैदाइश एक ही है। रुशना और तमाम कज़न सिंध सभी इस बात को मजाक के तौर पे एंजॉय करते हुए हंस पड़े थे, जबकि मेरा मूड बुरी तरह ख़राब हो गया था। यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस शुरू हुई तो मैं एक मरतबा फिर पूरी तनदेही से अपनी स्टडीज़ में मसरूफ़ होगी। रोशना और रिज मेरी किताबी कीड़ा और पढ़ाकू आंटी कहकर छेड़ने लगे थे, मगर बीएस की टफ पढ़ाई कोई मजाक नहीं थी। मैं तो पहले ही साल बुखला कर रह गई। इम्तहान की पूरी तैयारी होती तो मैं तब भी नर्वस ही रहा करती थी, जबकि रोशना और रिज मेरे बरक्स हमेशा पुरसुकून पाए जाते थे। रोशना ख़ास तौर पर इम्तहान के दिनों में भी मौका निकालकर बड़े आराम से फिल्में देख लिया करती थी, शॉपिंग करने चली जाती थी, किचन में मम्मा का हाथ बटा देती थी। इंटर के बाद रोशना ने भी इंडस वैली में एडमिशन ले लिया था, तो ऑन का जिक्र हमारे घर में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही होने लगा था। वो स्कूल के ज़माने में लड़कियों का फेवरेट था, अब तो बात ही खैर कुछ और थी। रोशना के मुंह से उसके कसीदे सुन सुनकर मैं बेजार हो गई थी। तंग आकर मैंने एक दिन उसे टोका तो वो बुरा माने बगैर हंसते हुए बोली, तुम बुरी बुरी शक्लें बनाती रहो, मैं तो उसकी कज़न होने के नाते फ़ख्र महसूस करती हूँ। इस गवैये की कज़न होने पर सिर्फ तुम जैसी अहमक लड़कियाँ ही फ़ख्र महसूस कर सकती हैं। मैं रोशना पर बिगड़ी थी। तुम मुझसे जेलस होती हो तो दूसरी बात है, वरना इसमें कोई शक नहीं कि वो गैर मामूली इंसान है। बहुत अच्छा किया जो तुमने आईबी में एडमिशन नहीं लिया। बिल्कुल दुरुस्त फील्ड चुनी है उसने अपने लिए। उसकी जहनत की धूम है वहाँ पर। उसके अक्सर असासा की नज़र में वो एक पैदाइशी आर्किटेक्ट है। तुम अगर पिछले दिनों हमारे यहाँ होने वाले एग्जीबिशन में आई होती तो उसके बनाए हुए मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के मॉडल्स देखकर हैरान रह जाती। उसके कॉन्सेप्ट और क्रिएटिविटी को सबने इतना अप्रिशिएट किया था। रोशना की जेलसी वाली बात मुझे बहुत बुरी लगती है। अब यही औकात रह गई है मेरी कि मैं ऑन हाशिम अली से जेलस फील करूँगी। और कोई नहीं रह गया जलने के लिए। टीवी वगैरह पर वैसे अब उसकी आमद खासी कम हो गई थी। शायद बड़े पापा की फसीहत ने आखिर काम कर दिखाया था। बेटा संजीदगी से पढ़ाई की तरफ मुतवज्जो हो गया था। रोशना तो फाइन आर्ट्स में थी, मगर ऑन से उसकी फिर भी जी भर कर हाय हेलो थी। वो 2-4 मरतबा हमारे घर रोशना को ड्रॉप करने भी आया था। इसके अलावा उसका हमारे घर में कोई ख़ास आना जाना ही नहीं था। मेरे आखिरी सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होने वाले थे जब बड़ी खाला के यहाँ से सदब की शादी का बुलावा आया। उनके घर की पहली शादी थी, लिहाजा हमारी सबकी शिरकत लाजमी थी। वो दोनों जाने के लिए बहुत पुरजोश थे। वाओ, कोई ख़ास बात, मज़ा ही मज़े। हम भोर भर भी जाएंगे और हर जगह घूम कर आएंगे, मरी के करीब ही तो है। वो दोनों मुझे जलाने के लिए खूब मज़े लेकर अपने घूमने फिरने के प्रोग्राम तरतीब दे रहे थे। शादी की तारीखों में मेरे इम्तहानात होने वाले थे। उस रोज़ सितारा आंटी और बड़े पापा हमारे घर आए हुए थे। मामा के मुंह से शादी में जाने का जिक्र सुनकर सितारा आंटी ने फ़ौरन ही गर्मजोशी से मुझे अपने घर ठहराने की पेशकश कर दी थी। सब लोगों के बगैर तो मुझे अकेले घर में रहना नहीं था। मेरा इरादा यही था कि छोटी खाला के पास रुक जाऊंगी। बीमारी के सबब वो शिरकत नहीं कर रही थी शादी में। मेरा ख्याल था, मेरा शुरू से ही ननिहाल की तरफ ज़्यादा झुकाव रहा था, मगर अब सितारा आंटी की पुरखुलूस पेशकश पर मम्मा जैसे मुरव्वत की मारी हुई खातून इनकार कैसे कर सकती थी। वो चाहती तो कोई ना कोई बहाना बनाकर मना भी कर सकती थी, मगर उन्होंने तो ससुरालियों को सरांखों पर बिठाने और उनकी कोई बात रद्द न करने की कसम खाई हुई थी, सो इनकार कैसे कर सकती थी। सबके सामने कुछ भी नहीं कह सकती थी। मगर मैं उनके जाने के बाद उनसे कहा कि मामा, मैंने नहीं जाना, और मेरी नाराज़गी उन्होंने कोई नोटिस ही नहीं लिया। 4-5 दिनों की तो बात है, चाहे खाला के घर रह लो चाहे बड़े पापा के, फ़र्क क्या पड़ता है। कौन सा तुम्हें साल 2 साल वहाँ क़याम करना है। वो इतनी मोहब्बत से कह रही थी तो मुझे मना करना अच्छा नहीं लगा। पता नहीं उनकी मकारी में मम्मा को मोहब्बत कहाँ नज़र आ जाती है। मुझे तो उनका मीठा शहद जैसा लहजा भी मकारी से भरा हुआ महसूस होता था। बुरे दिल से अच्छे दिल से बहरहाल मैं उनके घर आ गई थी।
मम्मा पापा के जाने से पहले ही पापा मुझे खुद लेने आ गए थे। कितने दिनों बाद उनके घर आई थी। इस फंक्शन के बाद 4 सालों में शायद दूसरी मर्तबा उनके घर आई थी। यहाँ आकर मुझे अपने बचपन के बहुत से तकलीफ़देह वाक़यात याद आ जाते थे। देखें कैसी रौनक हो गई है हमारे घर में महिला के आने से। वाक़ई घर में बेटियों के होने से रौनक होती है। सितारा आंटी मेरे कंधे के गिर्द मोहब्बत से हाथ रखते हुए बोली। बड़े पापा ने भी तायदी अंदाज में मुस्कुराकर उनको हाँ की। कहकशा की शादी के बाद तो यहाँ उल्लू बोलते हैं। उनकी अपनी इतनी मसरूफियात हैं कि वो रात गए तक घर वापस आता है और घर आकर या तो पढ़कर सो जाता है या फिर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचने बैठ जाता है। वो अपने बेटे की अदीमुल फुर्सती पर नाला नजर आई। मेरे आने से पहले ही उन्होंने मेरे लिए कमरा वगैरह ठीक करवा रखा था। डिनर पर मेरी वजह से खूब दावती एहतमाम थे। उनके और बड़े पापा के मोहब्बत भरे इसरार पर मैंने बेतकल्लुफ़ी से खाना खाया था। उनके हाथ के पक्के खाने की सारे खानदान में धूम थी। अगर वो मकारी कर रही थी और बड़े पापा को दिखाने के लिए सब कुछ कर रही थी, तब भी मैं वक्ती तौर पर उनके खुलूस से मुतासिर हो गई थी। खाने के बाद कमरे में आकर पढ़ने बैठी तो थोड़ी देर बाद मेरे लिए कॉफ़ी बना कर ले आई। देर तक जाग कर पढ़ोगी, कॉफ़ी से नींद भाग जाएगी। उन्होंने अपनाई इससे कहा तो मैंने शुक्रिया के साथ कप ले लिया था। उनसे अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर मुलाकात हुई। कैसी हो? अखबार से नज़रें हटाकर उसने मेरी तरफ देखा था। ठीक हूँ, मैं कहकर बैठ गई। चाय का कप खाली करते हुए वो उठा और सितारा आंटी से बोला, मैं जा रहा हूँ, 2-4 मिनट ठहर जाओ, माला नाश्ता कर रही, से भी साथ ले जाना। वो गर्दन हिलाकर वापस बैठ गया। बचपन के बाद इतने सालों बाद वहाँ आना और इन लोगों ख़ास तौर पे ओन से बातचीत करते हुए मुझे बड़ी अजनबियत का एहसास हो रहा था। इतनी करीबी रिश्ते होने के बावजूद मुझे उन लोगों से बहुत तकल्लुफ़ सा महसूस हो रहा था। मैं उसके चेहरे की तरफ बगौर देखा। बिला वजह की ड्यूटी निभाने की तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, फिर भी मुझे उसके लिए रुक जाना मुझे बेहतर लगा। किताबी कीड़ा टाइप की लड़कियां ऐसे फ्लर्ट लोगों को फिर भी अच्छी नहीं लगती। कोई बात नहीं, शायद सुकून में ही रहूँगी मैं भी। मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करके वो खुदाफिज कहता चला गया तो मैं सेमिनार लाइब्रेरी में आ गई। कल होने वाले पेपर के साथ ही मुझे असाइनमेंट भी जमा करवानी थी। असाइनमेंट ज़्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी थी। बात बात पर परेशान होना तो मेरी पुरानी आदत थी, इसलिए थोड़ी थोड़ी परेशानी शुरू हो चुकी थी। असाइनमेंट तो तकरीबन बन ही चुके था, वो 2-4 पॉइंट ही रह गए थे और उन्हें मैंने सेमिनार लाइब्रेरी में बैठकर मुकम्मल कर लिया था। मगर अब इतने सारे सफ़ात टाइप करना और वो भी इतने मुख्तसर वक्त में मुझे बहुत परेशान कर रहा था। पेपर की तैयारी तो पूरी थी मगर फिर भी कुछ दोहराना भी था। 2-2.5 घंटे यूनिवर्सिटी में लगे। मैं फ़ौरन ही घर वापस आ गई। सितारा आंटी से कंप्यूटर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि एक कंप्यूटर स्टडी में है और एक ऑन के कमरे में है। मैं स्टडी में आकर असाइनमेंट टाइप करने लगी मगर वहाँ मुझे कहीं भी प्रिंटर नज़र नहीं आ रहा था। मेरा ख्याल था कि प्रिंटर उसके कमरे में रखा होगा। मैं चुपचाप ये सोच कर टाइपिंग करती रही कि रात में जब वो घर आएगा तो उसे पूछ कर प्रिंट निकाल लूँगी। दिन भर वक्फे से पढ़ती भी रही और असाइनमेंट भी मुकम्मल करती रही। कल की बानिस्बत वो आज जल्दी वापस आ गया। सितारा आंटी खाना लगाने की तैयारी कर रही थी। कैसी हो रही है तुम्हारी तैयारी? चम्मच से प्लेट बजाते हुए उसने मुझसे पूछा तो सालन का डोंगा टेबल पर रखती सितारा आंटी फ़ौरन बोली, सारा दिन पढ़ती रही है। मैं तो इसे देख देख कर हौलती रही हूँ। इतनी कमज़ोर सी तो है, ऊपर से इतनी मुश्किल पढ़ाई। वो कुछ ना भी बताती तब भी मेरा हुलिया देख कर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि मैं पागलों की तरह पढ़ती नहीं हूँ। तेल से चिपड़े हुए बाल और सूट से मैच ना करता हुआ दुपट्टा। तेल कल रात मैंने ये सोच कर डाल लिया था कि सुबह शैम्पू कर लूँगी मगर दिन भर असाइनमेंट के चक्कर में उलझ कर शैम्पू करना याद ही नहीं रहा। और तुम्हारे पास प्रिंटर है? खाने के दौरान मैंने उससे पूछा। उसने गर्दन हिला दी। मुझे कुछ प्रिंट्स निकालने हैं, मैंने उसे बताया। खाने के बाद वो मुझे अपने कमरे में ले आया। ये प्रिंटर तुम मुझे एक रात के लिए उधार दे सकते हो? मैं स्टडी में आराम से टाइप करके प्रिंट कर लूँगी। स्टडी में क्यों? तुम इत्मीनान से यहाँ बैठ के टाइप कर लो। मेरे कहने पर उसने फ़राक दिलाना अंदाज में कहा तो मैं इनकार की वजह ऐसे नहीं, स्टडी इतने अलग कोने पर अलग थलग कमरे में बनी हुई है, रात के वक्त वहाँ अकेले बैठने का तस्वुर हरगिज़ भी खुशगवार नहीं हो सकता। ऑफ़र भी उसने खुद की थी, मैंने तो उसे इल्तिजा नहीं की थी कि मुझे अपने कमरे में बैठकर काम करने दो। मैं जितना टाइप कर चुकी थी वो फ्लॉपी पे कॉपी करके अपनी फाइल से मैं दोबारा उसके कमरे में आ गई थी। वो ड्राइंग बोर्ड पर शीट फैलाए काम में मसरूफ़ था। इर्द गिर्द ढेरों पॉइंटर्स, मार्कर्स, पेंसिल्स वगैरह फैलाए वो अपनी ड्राइंग बनाने में मसरूफ़ था। मुझे बचपन में उसकी ड्राइंग पर इंक गिराने वाली बात याद आई। पता नहीं उसे याद है भी या वो भूल चुका है। सितारा आंटी हम दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आ गई। थोड़ी सी देर सो जाओ, रात भर जाकर सुबह पर्चा क्या खाक दिया जाएगा? उन्होंने मामा वाले अंदाज में तशवीश ज़ाहिर की। सो गई तो मेरे असाइनमेंट का क्या होगा? मैंने कॉफ़ी का सिप लेते हुए थके थके अंदाज में कहा। तो ऑन पॉइंटर बंद करता मेरी तरफ घूम कर बोला, आखिरी दिन के लिए काम क्यों रख छोड़ा था तुमने? अब मुझे इससे बहस करने की ज़रूरत ही क्या थी?
इतने दिनों से मैं फारिग नहीं बैठी थी, पढ़ने में मसरूफ़ थी। वो कुछ देर बड़े गौर से मेरी तरफ देखता रहा, फिर एकदम उठकर मेरे पास आ गया। जिस स्पीड से तुम टाइप कर रही हो ना, कल शाम तक ही टाइप हो गया। हटो, मैं कर दूँ। मैं उसकी पेशकश पर हैरान होती जल्दी से इनकार में सर हिलाते हुए बोली, मैं कर लूँगी। माना कि मैं तुम्हारी तरह कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ। मेरी टाइपिंग स्पीड बहरहाल तुमसे कहीं ज़्यादा अच्छी और बेहतर है। चैटिंग करने का और कोई फ़ायदा हो या ना हो, कम से कम बंदे की टाइपिंग स्पीड तेज़ हो जाती है। वो अपनी बात को एंजॉय करता हुआ खुद ही हंस पड़ा। तुम्हारे काम का हर्ज होगा ऑन। मैं उसकी मदद लेने से हिचकिचा रही थी। वो इतना अहम काम नहीं है, कल कर लूँगा। फ्रंट एलिवेशन हो चुकी है, खिड़कियाँ दरवाज़ों की डिटेलिंग रह गई है, कल हो जाएगी वो। उसने लापरवाही से जवाब दिया।